नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम झकाझक होंगे और क्वेश्चन धमाधम तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मेरे बच्चों में आप लोगों के डंडा लेकर आया हूं, क्योंकि आज की क्लास में भैया बहुत खतरनाक खतरनाक कंसेप्ट मिलेंगे। आज से पहले अगर आपने मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये टॉपिक आज आप लोग पहली बार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से बैच की शुरुआत में ही कह दिया था कि इस बार पागलपन के दौरे थोड़े ज्यादा चढ़ चुके हैं, इस बार थोड़ी सी ज्यादा ठनक चुकी है। यानी सवाल यहां पर आप लोगों के पास और दबा के होंगे, लेवल थोड़ा सा हाई मिलने वाला है। तो आज एकदम आप लोगों को नए तरीके से मेरे बच्चों, नए तरीके से मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, और उस कंसेप्ट का नाम है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन यानी अनुमापन आप लोगों के पास आज होगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक आप लोगों के पास होगा मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, रैंक वाले सवाल लेकर आया हूं। रैंक वाले सवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मेरे बच्चों। कुछ बेहतरीन से रैंक वाले सवाल यहां पर आप लोगों के पास यहां पर लेकर आया हूं। ओनली फॉर रैंक सवाल हैं ये, ओनली फॉर रैंक। ये आप लोगों के पास क्या है मेरे बच्चे? ओनली फॉर रैंक, ओनली फॉर रैंक सवाल। और आपको तो पता है इन सवालों को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और ये उन बच्चों के लिए हैं जो बेटा तैयारी को एकदम धमाकेदार तरीके से करना चाहते हैं। ये सवाल केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सर बाकी बच्चों पर आप ध्यान नहीं दोगे क्या? अरे भाई, बाकी बच्चों पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये सवाल कितने ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के पास रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन उससे पहले सर, टाइट्रेशन से पहले कुछ हथियार आप लोगों के पास होने चाहिए ताकि आप लोग इनको ढंग से समझ पाओ। तो वो हथियार क्या है बेटा? आज मैं आप लोगों को एन फैक्टर की गणना करना सिखाऊंगा। एन फैक्टर कह दीजिए, या आप लोग इसको वैलेंसी फैक्टर कह दीजिए, वैलेंसी फैक्टर कह दीजिए, या आप लोग इसको संयोजकता भी कह दीजिए। मैं आज आप लोगों को ये सारी चीज निकालना बेटा सिखाऊंगा। ये सारी चीज मैं आप लोगों को निकालना आज सिखाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर सीखोगे इन सभी चीजों को। ठीक है, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों के पास? यस। अब अगर इतना पॉइंट यहां पर क्लियर है मेरे बच्चों, तो उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पर टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा, यानी अनुमापन। टाइट्रेशन यानी अनुमापन में आप लोगों को यहां पर पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों। एकदम टोटली डिफरेंट, पिछले साल के नोट्स से एकदम टोटली डिफरेंट। और सर उसके बाद हम लोग कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस की यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप लोगों को एकदम मक्खन लगने लगेगा, एकदम मक्खन लगने लगेगा। तो आइए आज मैं आप लोगों को एन फैक्टर यानी वैलेंसी फैक्टर की गणना करना एक बार ढंग से सीखते हैं। वैसे तो आप लोगों ने यहां पर सीखा ही हुआ है, वैसे तो आप लोगों ने यहां पर सीखा ही हुआ है बेटा, लेकिन यहां पर एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, ताकि ढंग से थोड़े से और नए एग्जाम्पल्स के साथ। भाई ग्राम इक्विवेलेंट में तो जितना जरूरत थी उतना आप लोगों को करा दिया गया था, यहां पर कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए तरीके के साथ हम यहां पर इन चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे बच्चों, तो सर पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा? सर आइए, एन फैक्टर, या आप लोग इसको बोल सकते हो मेरे बच्चे वैलेंसी फैक्टर, या वैलेंसी भी आप इसको बोल सकते हो। एन फैक्टर या फिर वैलेंसी भी आप लोग इसको बोल सकते हो। अब एन फैक्टर या वैलेंसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इस दिमाग में सेट कीजिए कि एन फैक्टर या वैलेंसी पर मोल के रूप में परिभाषित की जाती है। एक चीज आप ये चीज दिमाग में डाल लेना, एन फैक्टर या वैलेंसी पर मोल के रूप में परिभाषित की जाती है। अब ये विभिन्न प्रकार से होती है। एसिड के लिए कैसे निकाली जाती है सर? बेस के लिए कैसी निकाली जाती है सर? एलिमेंट के लिए कैसी निकाली जाती है? आदि प्रकार से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जरा देखते हुए चलिएगा। तो एन फैक्टर का सीधा सा मतलब पर मोल से होता है। एन फैक्टर का सीधा मतलब पर मोल से होता है।
सीधा मतलब आप लोगों के पास किससे होता है मेरे दोस्त, पर मोल से यहां पर होता है। तो एक चीज आप लोगों के दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अब आइए एक एक करके हम यहां पर एन फैक्टर या वैलेंसी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत मेरे बच्चों यहां पर नहीं हो। आइए आ जाइए, एन फैक्टर की गणना करना मैं आप लोगों को यहां पर सिखा देता हूं। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं बेटा, फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के पास यहां पर ले रहा हूं वो है एन फैक्टर फॉर एसिड। एन फैक्टर फॉर एसिड, एसिड के लिए मेरे बच्चे एन फैक्टर यहां पर किस प्रकार से गणना किया जाएगा, जरा आप यहां पर देखने की कोशिश कीजिए एक एक पॉइंट को। ठीक है सर, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बोलूं कोई अम्ल पर मोल जितने H+ त्यागेगा, क्या लाइन लिखी मैंने, कोई अम्ल पर मोल जितने H+ त्याग सकता है वही उसका एन फैक्टर कहलाता है, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। वही उसका एन फैक्टर आप लोगों के पास कहलाता है। क्या इतनी चीज क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास? यस। अब जरा देखने की कोशिश कीजिए यहां से, सिंपल सी बात है कि सर जैसे मैंने HCl की यहां पर आप लोगों से बात कर ली, HCl की आप लोगों के सामने बात कर ली, सर ये HCl यहां पर क्या कर रहा होगा आप लोगों के पास, सर एक H+ और सर एक Cl- यहां पर निकाल रहा है, और एक H+ यहां पर इसने त्याग दिया है। इसका मतलब यहां पर एन फैक्टर जो आप लोगों के पास होगा वो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, सर एक होगा। ठीक है सर, मान लीजिए यहां पर मैंने आप लोगों के पास ले लिया है बेटा HNO3। सर HNO3 ने भी यहां पर आप लोगों के पास एक H+ का त्याग कर दिया है। जैसे ही सर एक H+ का त्याग करेगा तो सर यहां से आप लोगों के पास जो एन फैक्टर आ जाएगा वो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा बेटा, एक आ जाएगा। एन फैक्टर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, यहां पर एक आ जाएगा। सर वहीं पर अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आप लोगों के पास, कि मान लीजिए आपने H2SO4 का यहां पर ले लिया है। सर क्या ले लिया है मेरे बच्चों, H2SO4 का यहां पर आप लोगों ने ले लिया है। और सर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से कि इसने दो H+ यहां पर त्यागे होंगे, प्लस यहां पर SO4-2 में परिवर्तित हुआ होगा, तो दो H+ त्यागने की वजह से एन फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, दो। यानी आप इन उदाहरण से समझ पा रहे होंगे कि अम्ल जितने भी H+ यहां पर त्याग रहा होगा वही उसका एन फैक्टर कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, एन फैक्टर यहां पर आप लोगों के पास कहलाएगा। ठीक है, अब सर यहां पर दो विशेष पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों के पास आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट नोट है, जरा इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों के पास हो सकता है, जरा देखिए। इंपॉर्टेंट नोट, अगर कहानी कुछ इस तरीके से है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास कि इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन यहां पर आप लोगों के पास हो रहा है, यानी अपूर्ण उदासीनीकरण हो रहा है। जैसे देखिए अपूर्ण उदासीनीकरण यानी इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन यहां पर आप लोगों के पास हो रहा है। सर उदासीनीकरण का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि उदासीनीकरण का मतलब होता है अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो उसे उदासीनीकरण यहां पर बोला जाता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे, मैंने यहां पर आप लोगों के पास ले लिया है H2SO4 और यहां पर मैंने ले लिया है मेरे बच्चे आप लोगों के पास NaOH। NaOH आप कहेंगे, जरा शांति के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कहेंगे कि यहां पर ये अम्ल दो H+ त्याग सकता है, दो H+ त्यागने की इसकी क्षमता है, और यहां पर NaOH आप लोगों के पास क्या है, सर NaOH में एक ही OH- है, यानी यहां दो H+ है, यहां एक ही OH- है। इसका मतलब अम्ल क्षार का पूर्ण रूप से उदासीनीकरण नहीं हुआ है।
और जब अम्ल क्षार का पूर्ण रूप से उदासीनीकरण नहीं होता है तो बेटा यहां एन फैक्टर की गणना कैसे करी जा सकती है, जरा देखिए। सर यहां पर क्या निर्माण होगा बेटा आप लोगों के पास, मान लेते हैं कि यहां पर NaHSO4 का निर्माण आप लोगों के पास हो रहा है। यहां पर किसका निर्माण हो रहा है बेटा, NaHSO4 का निर्माण हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास कि भैया एक हाइड्रोजन की जगह एक सोडियम यहां पर आया है, यानी इसने केवल एक ही H प्लस का त्याग किया है, केवल एक ही H प्लस का त्याग हुआ है, केवल एक ही H प्लस का त्याग हुआ है। इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एन फैक्टर कितना होगा सर, एक हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे रट के चले जाते हैं और सवाल गलती हो जाती है। आप सवाल को देखिए कि सवाल वाला एक्चुअली में आप लोगों से खेला कहां कर रहा है। अब देखिए यहां खेला कर लिया था उसने, यहां इसने दो H प्लस नहीं दिए हैं, केवल एक ही H प्लस दिया है, इसलिए यहां पर इसका एन फैक्टर आप लोगों के पास एक होगा और इस प्रक्रिया को बोला जाएगा अपूर्ण उदासीनीकरण यानी इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। क्या इतनी चीज ठीक है आप लोगों के पास? बिल्कुल ठीक है। सर अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं कि पूर्ण उदासीनीकरण हो जाए, यहां पर आप लोगों के पास मेरे बच्चे पूर्ण उदासीनीकरण आप लोगों के पास हो जाए यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, पूर्ण उदासीनीकरण यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अगर यहां पर हो जाए, इसका मतलब यहां पर क्या खेल हो रहा होगा बेटा आप लोगों के पास? सर यहां पर खेल हो रहा होगा जैसे H2SO4 प्लस यहां से 2NaOH, ठीक है, H2SO4 प्लस का 2NaOH यहां पर हो रहा होगा। और जैसे ही मेरे बच्चे ये यहां पर आप लोगों के पास पूर्ण रूप से क्रिया करेंगे, अब आप देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर दो H प्लस दान देने के लिए रेडी है, यहां से दो OH दान देने के लिए रेडी है, तो जितने H प्लस हैं उतने ही OH माइनस हैं, तो दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से उदासीन कर देंगे, कंप्लीटली न्यूट्रल कर देंगे। तो यहां पर जो यौगिक आप लोगों के पास प्राप्त हो रहा है वो क्या है सर, Na2SO4 है, Na2SO4 है। यानी सर यहां पर इसने कितने H प्लस का त्याग किया है, आप लिखेंगे यहां पर कि यहां पर दो H प्लस का त्याग हुआ है, यहां पर मेरे बच्चे दो H प्लस का त्याग हुआ है। इसी वजह से यहां पर जो एन फैक्टर है वो आप लोगों के पास दो है, यहां पर जो एन फैक्टर है वो आप लोगों के पास क्या है मेरे बच्चों, दो है। ठीक है, आप में से एक बच्चे का यहां पर कमेंट था कि सर जब भी आप टॉपिक करा दिया करो तो साइड में हो जाया करो ताकि हम लोग यहां पर इसको वीडियो को पॉज करके लिख चुके। तो चलो जल्दी से यहां पर लिखो, मैं साइड में हट रहा हूं, जल्दी से लिखो फुर्ती से एकदम। हो गया? चलो अब लिखो यहां से दूसरा पॉइंट आप लोगों के पास, सेकंड पॉइंट जो आप लोगों के पास है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एन फैक्टर फॉर बेस, एन फैक्टर फॉर बेस यानी क्षार, एन फैक्टर फॉर बेस यानी क्षार। जरा देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर भी वही लाइन बोलोगी आप लोगों के पास, क्या लाइन लिखेगा, कोई क्षार पर मोल जितने OH माइनस त्याग सकता है या पर मोल जितने H प्लस ग्रहण कर सकता है वही उस क्षार का एन फैक्टर कहलाता है। तो यहां पर मैं क्या पॉइंट लिखूंगा आप लोगों के पास मेरे प्यारे बच्चों, कोई क्षार अथवा बेस, कोई क्षार अथवा बेस पर मोल, पर मोल जितने OH माइनस, पर मोल जितने OH माइनस त्याग सकता है अथवा जितने H प्लस ग्रहण कर सकता है
वही उस क्षार का एन फैक्टर कहलाता है। वही उस क्षार का क्या कहलाता है मेरे बच्चे? एन फैक्टर आप लोगों के पास कहलाता है। अब जरा यहां पर चेक करने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं मैंने यहां पर आप लोगों के पास क्या लिखा, बहुत सिंपल तरीके से समझ लेना। सर मैंने आप लोगों के पास लिख दिया NaOH, ये आप लोगों के पास क्षार है। अब ये क्या देगा बेटा आप लोगों को? ये यहां पर Na प्लस प्लस OH माइनस। भाई इसने एक ही OH माइनस का यहां पर दान किया हुआ है, इसने एक ही OH माइनस का यहां पर दान किया हुआ है, तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? सर इसका एन फैक्टर यहां पर 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात इतनी? यस। सर मान लीजिए यहां पर मैंने दूसरा एग्जांपल आप लोगों के पास ले लिया है कि भैया KOH आप लोगों ने ले लिया है। सर ये यहां पर K प्लस प्लस OH माइनस में आप लोगों के पास टूट रहा है, ठीक है। तो सर यहां पर इसका एन फैक्टर अभी यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा माई बाप? सर एक OH माइनस त्यागा है तो एन फैक्टर यहां पर 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो अब यहां पर अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या होगा कि भाई MgOH होल ट्वाइस। भैया अगर यहां पर इसने मान लीजिए कि आप लोगों के पास ऐसी कुछ कहानी कर दी, MgOH और यहां पर +1 आ गया, प्लस OH माइनस आ गया, प्लस OH माइनस आ गया, तो आप लोग यहां पर क्या कहोगे? भैया सीधा साधा सा हिसाब है कि इस MgOH होल ट्वाइस ने एक ही OH माइनस यहां पर त्यागा है, ये काल्पनिक है। इसने एक ही OH माइनस यहां पर त्यागा है, और जब एक ही OH माइनस त्यागेगा तो यहां पर एन फैक्टर जो आप लोगों को पास होगा वो कितना हो जाएगा? सर एन फैक्टर 1 हो जाएगा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? यहां पर 1 हो जाएगा। और सर मान लीजिए कि यदि इसने ऐसा आप लोगों को पास हुआ कि भैया ये बन गया Mg प्लस 2 OH माइनस, यानी इसने 2 OH माइनस यहां से त्याग दिए हैं। इसने कितने OH माइनस यहां से त्याग दिए मेरे प्यारे बच्चों? 2 OH माइनस त्याग दिए हैं। तो यहां से जो इसका एन फैक्टर आप लोगों के पास होगा वो कितना हो जाएगा मालिक? सर 2 OH निकाल दिए हैं तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। सिंपल सा आप लोगों को याद रखना है, पर मोल जितने आप लोगों के पास त्याग रहा है वही उसका एन फैक्टर यहां पर होगा। सर एक और एग्जांपल से यहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि सर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भैया मान लीजिए आपने ले लिया है AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस यहां पर आप लोगों ने ले लिया है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए इसने ऐसी कुछ कहानी कर दी है, AlOH2 +1 प्लस OH माइनस। सर एक ऐसा भी बन सकता है AlOH, ठीक है, +2 OH माइनस। और एक ऐसा भी बन सकता है माई बाप सर AlOH +3 OH माइनस। और यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? अच्छा सॉरी, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? Al +3 OH माइनस। ऐसी कुछ कहानी अगर आप लोगों के पास हो गई, दिमाग लगाना ही नहीं है, सर ने कंसेप्ट क्लियर करा रखा है। सर अगर इस यौगिक ने एक OH माइनस निकाला हुआ है, अगर इसने एक OH माइनस निकाला हुआ है तो ऊपर एन फैक्टर कितना हो जाएगा माई बाप? 1 हो जाएगा। ऊपर एन फैक्टर आप लोगों के पास 1 हो जाएगा। अगर इसने 2 OH निकाले हुए हैं तो माई बाप यहां पर एन फैक्टर आप लोगों के पास 2 हो जाएगा। सर अगर यहां पर इसने 3 OH माइनस निकाल दिए तो एन फैक्टर मेरे बच्चे यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा? 3 यहां पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 3 यहां पर एन फैक्टर आप लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, लिखो जल्दी से लिखो, फिर अगला बताता हूं मैं आप लोगों को। जल्दी से लिख दीजिए यहां पर। यस सर, अगर ये लिख लिया है तो अब तीसरी चीज यहां पर आप लोगों को बताते हैं, एन फैक्टर फॉर उभयधर्मी स्पीशीज या एम्फिटोरिक स्पीशीज। एन फैक्टर फॉर उभयधर्मी स्पीशीज या फिर एम्फिटोरिक स्पीशीज। आइए तीसरा पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है? एन फैक्टर
फॉर एम्फीटोरिक, यानी उभयधर्मी उभयधर्मी यौगिकों का उभयधर्मी यौगिकों का एन फैक्टर। आप उभयधर्मी यौगिकों का एन फैक्टर कैसे निकालोगे, किस प्रकार से यहां पर गणना करोगे, जरा यहां पर समझने की कोशिश करो। एन फैक्टर फॉर एम्फीटोरिक स्पीशीज, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एम्फीटोरिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है आप लोगों के पास, इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। एम्फीटोरिक का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी स्पीशीज का मतलब क्या होता है, इसे यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आप लोगों के पास, उभयधर्मी, धर्मी लिखते हैं ना, उभयधर्मी ऐसे लिखते हैं, उभयधर्मी, उभयधर्मिक यौगिक यानी एम्फीटोरिक कंपाउंड। उभयधर्मी यौगिक यानी एम्फीटोरिक कंपाउंड। उभयधर्मी यौगिक यानी एम्फीटोरिक कंपाउंड क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा समझने की कोशिश करो। क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा समझने की कोशिश करो। यानी ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो अम्ल व क्षार दोनों के समान व्यवहार करते हैं। क्या पॉइंट लिखा है यहां पर, ऐसे अम्ल जो अम्ल व क्षार दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उभयधर्मी अर्थात एम्फीटोरिक स्पीशीज आप लोगों के पास यहां पर कहलाते हैं। क्या पॉइंट लिख दिया मेरे बच्चों, ऐसे यौगिक जो कि अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी स्पीशीज आप लोगों के पास कहलाते हैं। जैसे यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेना चाहूं, NaHCO3, Na2PO4, Na2HPO4, NaHS आदि आदि, ठीक है। अब ये कैसे अम्ल के समान व्यवहार करते हैं, कैसे क्षार के समान व्यवहार करते हैं, आइए मैं एक एक चीज को आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूं, जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। और जब अम्ल के समान व्यवहार करेंगे तब एन फैक्टर क्या होगा, जब क्षार के समान व्यवहार करेंगे तब एन फैक्टर क्या होगा, ये सारी चीजें यहां पर मैं आप लोगों के सामने बता देता हूं। आइए, तो पहली चीज मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, NaHCO3। NaHCO3 में यहां पर आप लोगों को पास दे रहा हूं, ठीक है। इसको समझते हैं। सर, जब अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है, जब अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, देखो यहां पर पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं आप लोगों के पास, जब अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जब अम्ल के समान हो। अब भाई ये अगर अम्ल मान लिया है तो क्षार के साथ रिएक्शन होनी चाहिए इसकी। अम्ल किसके साथ रिएक्शन देता है, अम्ल क्षार के साथ देता है, अम्ल अम्ल के साथ तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती ना, बिल्कुल ठीक है। तो जब NaHCO3 अम्ल के समान हो, तब आप देखिए यहां पर NaHCO3, इसकी क्रिया यहां पर आप लोगों के पास किसके समान है बेटा, क्षार के साथ करा दे। तो जरा देखिए, इस NaHCO3 में जो एक हाइड्रोजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस NaHCO3 में जो अकेला हाइड्रोजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये इस H+ का त्याग कर देगा और क्या बना देगा सर, यहां से बना देगा बेटा Na2CO3। क्या बना देगा बेटा, Na2CO3, यानी इस H+ का त्याग हो जाएगा, इस H+ का त्याग आप लोगों के पास हो जाएगा।
और इसके पास कितने H थे? आपने कहा सर इसके पास एक ही H प्लस था और उसने इस H प्लस का त्याग कर दिया है, इसी वजह से यहां पर इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। N फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। सर बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहां पर, सर बी पॉइंट आप लोगों के पास कि भाई जब NaHCO3 क्षार के समान क्रिया करे, जब NaHCO3 क्षार के समान हो, तो अब जब ये क्षार के समान एक्ट करेगा तो आप अम्ल से क्रिया करा दो, अम्ल से क्रिया करा दो। कैसे? जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। सर NaHCO3 है, इसकी क्रिया अगर मैं यहां पर अम्ल के साथ यानी HCl के साथ कराता हूं तो बताइए क्षार के बारे में क्या लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? हम लोगों ने क्षार के बारे में क्या लिखा था? जो या तो OH माइनस का त्याग करे, जो या तो OH माइनस का त्याग करे या फिर H प्लस को ग्रहण करे, जो या तो OH माइनस का त्याग करे या फिर H प्लस को ग्रहण करे, वो आप लोगों के पास यहां पर क्षार कहलाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये अम्ल है और ये यहां से क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? जरा देखने की कोशिश कीजिए। ये यहां से इस H प्लस को ग्रहण कर रहा है, ये यहां से इस H प्लस को ग्रहण कर रहा है और यहां से NaCl को निकाल दे रहा है, यहां से इस H प्लस को ग्रहण कर रहा है और NaCl को निकाल दे रहा है। यहां से आप लोगों के पास क्या निकल रहा होगा? यहां से जल निकल रहा होगा, ठीक है। यहां से NaCl निकल गया तो आप लोगों के पास क्या बन गया होगा मेरे बच्चे? सर यहां से H2CO3 आप लोगों के पास बन गया। यानी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, ये पिछले साल तक मैं इसलिए नहीं पढ़ाता था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि नीट का लेवल इतना आ रहा है, लेकिन इस साल मुझे पूरा पूरा यकीन है कि नीट का लेवल हाई आएगा और जब नीट का लेवल हाई आएगा तो बेटा अधिक तो पढ़ाना पड़ेगा, ये ईमानदारी की बात है। आप में से बहुत सारे बच्चे के दिमाग के ऊपर से निकल सकती है, लेकिन बेटा आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को आपको ताकतवर बनाना पड़ेगा। अगर दूसरों से आगे निकलना है तो आपको अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने अपने आप को ताकतवर नहीं बनाया तो बेटा बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी और आप फिर हार जाओगे, और मैं आपको इस बार हारते हुए नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने टोटली डिफरेंट कर दिया इस साल, एकदम पढ़ाने का तरीका ही टोटल डिफरेंट कर दिया है। मैं जानता हूं इस साल नीट का पेपर एकदम हाई लेवल का आएगा, और उस हाई लेवल का नीट का पेपर आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप लोगों को सारी चीजों की जानकारी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, इसीलिए मैं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रख रहा हूं कंटेंट में। आप खुद कंपेयर करके देख लीजिए मेरे पिछले साल के नोट्स और इस साल के नोट्स, एकदम आप ये मान के चलिए 70% एकदम चेंज हो जाएंगे, सवाल भी एकदम चेंज मिलेंगे, आपको पढ़ाने का तरीका भी एकदम चेंज मिलेगा, सारी चीजें चेंज हो रही। जब मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट डाल रहा हूं तो आपको भी आपकी तरफ से इतना ही एफर्ट डालना होगा, फिर आप देखिएगा रिजल्ट का रंग कैसा आएगा, मजा आ जाएगा। तो यहां पर इस NaHCO3 ने इस यहां से H प्लस को ग्रहण किया और एक ही H प्लस ग्रहण किया है, इसी वजह से मेरे बच्चों यहां पर N फैक्टर 1 होगा, N फैक्टर आप लोगों के पास 1 ही होगा, ठीक है, ठीक है, यस। सर आइए मैं एक और एग्जांपल यहां पर डिस्कस करके आप लोगों को बता देता हूं, और वो एग्जांपल है बेटा आप लोगों के पास NaH2PO4। NaH2PO4 की मेरे बच्चों यहां पर हम लोग बात करते हैं। आइए इसको यहां पर समझने का प्रचार करते हैं, प्रयास करते हैं कि सर ये अम्ल के समान व्यवहार करेगा तो इसका N फैक्टर क्या आएगा, सर ये अगर क्षार के समान व्यवहार करेगा तो इसका N फैक्टर क्या आएगा। आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर आप लोगों के पास लेकर आ रहा हूं, और फर्स्ट पॉइंट है जब अम्ल के समान हो, NaH2PO4 आप लोगों के पास जब अम्ल के समान हो, क्या लाइन बोल रहा हूं मैं आप लोगों से? NaH2PO4 आप लोगों के पास क्या हो मेरे दोस्त? अम्ल के समान हो। तब यहां पर जरा चेक करने की कोशिश कीजिए क्या हिसाब किताब होगा। तो भाई NaH2PO4
अम्ल के समान है तो सर यहां पर आप क्षार के साथ क्रिया करा दीजिए, एक बार कराइए यहां पर क्रिया। ठीक है सर, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता है कि भैया Na2PO4, सर यहां से आप दो NaOH के साथ क्रिया कराओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एकदम सही सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो मेरे बच्चों, एकदम सही सोच रहे हो। सर सर बी पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट ले लेता हूं मैं यहां पर, एक साथ बता दूंगा कि जब NaH2PO4 क्षार के समान क्रिया करे, जब जब आप लोगों के पास क्षार के समान हो, तब यहां पर लॉजिक कैसा बनेगा, किस प्रकार से आप यहां पर समझाओगे, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जब क्षार के समान यहां पर आप लोगों के पास हो, तो जब मेरे बच्चे क्षार के समान यहां पर होगा, तब HCl के साथ क्रिया करेगा, तो सर NaH2PO4 प्लस HCl, ये आप लोगों के पास तीन परिस्थितियां हैं, तीन के अलावा चौथी नहीं होगी, तीन के अलावा मेरे दोस्तों चौथी यहां पर नहीं होगी आप लोगों के पास, ये तय है, तय है। अब जरा बताइए यहां से, बहुत आराम से बताने का प्रयास कीजिए। सर ये क्षार है ना, या यहां पर आप देखिए ये अम्ल के समान कब व्यवहार करेगा, जब इसने एक H+ का त्याग किया होगा। देखो यहां से इसने जब एक H+ निकाला होगा, तब यहां से क्या बना होगा बेटा, Na2HPO4 आप लोगों के पास बना, Na2HPO4 बना, यानी एक हाइड्रोजन की जगह एक सोडियम यहां पर आ गया है, एक हाइड्रोजन की जगह मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास एक सोडियम यहां पर आ गया है, यानी इसने एक H+ का त्याग किया है, एक H+ का त्याग किया है, जितने H+ का त्याग करे वही एन फैक्टर है, तो यहां पर जो एन फैक्टर आप लोगों के पास होगा वो एक, खत्म हो गई कहानी, सो इजी। सर नीचे वाले एग्जाम्पल में सर दो H+ हैं और यहां पर दोनों ही H+ का त्याग कर दिया है, दो H+ का त्याग कर दिया है, और मेरे बच्चे जब यहां पर दो H+ का त्याग हुआ है, तो सर यहां पर जो एन फैक्टर आप लोगों के पास होगा, वो एन फैक्टर यहां से कितना होगा सर, दो होगा, ये बना देगा बेटा आप लोगों के पास Na3PO। एकदम आसान है, एकदम, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइएगा तो एन फैक्टर निकालना आ जाएगा आप लोग। सर अब जब क्षार के समान है तो ये एक H+ ग्रहण करेगा, एक H+ ग्रहण कर रहा है, और जितने H+ ग्रहण करेगा वही उसका एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर 1 होगा, तो यहां से आप लोगों के पास निकल जाएगा मेरे बच्चे NaCl निकल जाएगा, और यहां पर आप लोगों के पास H3PO4, H3PO4 यहां पर रहे। ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो यहां पर, क्लियर है। लिखो, लिख लिया, आगे बढ़े, एकदम शानदार शानदार दे रहे हैं आप लोगों को यार, इस साल मजा आ जाएगा भाई, इस साल कंटेंट के मामले में आप लोगों को मजा आ जाएगा बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में। अगला पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, फोर्थ पॉइंट यहां पर, फोर्थ पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है, एन फैक्टर ऑफ मेटल, एन फैक्टर ऑफ मेटल यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, जरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। एन फैक्टर ऑफ मेटल, एन फैक्टर ऑफ मेटल, ये यहां पर पॉइंट है, एन फैक्टर ऑफ मेटल, क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास बनेगा, क्या नहीं बनेगा, जरा इसको समझने की कोशिश की। तो सर किसी भी धातु का एन फैक्टर उसकी संयोजकता होती है जो उस पर उपस्थित होती है, मैं यहां पर लिखूंगा मेटल मतलब धातु की संयोजकता ही, धातु की संयोजकता ही उसका एन फैक्टर कहलाती है।
धातु की संयोजकता ही मेरे प्यारे बच्चों उसका एन फैक्टर होती है। जैसे सर समझने की कोशिश कीजिए आप यहां पर, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की जो संयोजकता होती है, क्योंकि ये एस ब्लॉक की फर्स्ट ए वर्ग के सदस्य हैं, इनकी सबकी संयोजकता +1 होती है। तो इनका जो एन फैक्टर आप लोगों के पास, मैं यहां लिख देता हूं, इनकी संयोजकता होती है आप लोगों के पास +1, तो एन फैक्टर यहां पर आप लोगों के पास कितना होगा, 1। एन फैक्टर कितना होगा दोस्त, 1 यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा। सर उसी प्रकार से मैं यहां पर आप लोगों के पास लिख सकता हूं बेटा, मैग्नीशियम, ये आप लोगों के पास एस ब्लॉक की होती है कि नहीं होती, जिंक भी ले लो, ठीक है, जिंक भी ले लो यहां पर। सर आदि और भी हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मैं इनकी बात करूं तो इनकी वैलेंसी यहां पर आप लोगों के पास क्या होती है, संयोजकता इनकी क्या होती है, इनकी संयोजकता यहां पर +2 होती है। तो यहां पर जो एन फैक्टर आप लोगों के पास होता है वो यहां पर आप लोगों के पास 2 हो जाता है। एन फैक्टर कितना हो जाता है दोस्त, आप लोगों के पास 2 हो जाता है, ठीक है। सर एल्यूमिनियम की बात कर लूं तो एल्यूमिनियम की यहां पर आप लोगों के पास +3 होती है, संयोजकता यहां पर आप लोगों के पास कितनी होती है मेरे दोस्त, 3 होती है। तो एन फैक्टर भी यहां पर आप लोगों के पास कितना होगा मेरे बच्चे, सर 3 होगा। सिंपल सी बात है। सर आगे बात करें, सर कॉपर की यहां पर जो संयोजकता होती है आप लोगों के पास, वो +1 भी होती है, +2 भी होती है, +1 भी होती है दोस्त और +2 भी होती है। तो यहां पर कॉपर का एन फैक्टर आप लोगों के पास 2 हो जाएगा। यहां पर कॉपर का जो एन फैक्टर आप लोगों के पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है इतनी बात, यस। सर अगर इतनी बात क्लियर है आप लोगों के पास, तो जरा अगला पॉइंट यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एफई के लिए बात करा, तो सर एफई की यहां पर संयोजकता आप सभी को पता है, सर एफई की संयोजकता यहां पर +2 भी होती है, +3 भी होती है, +2 भी होती है, +3 भी यहां पर आप लोगों के पास संयोजकता होती है। तो जो एन फैक्टर यहां पर आप लोगों के पास आएगा, वो एन फैक्टर यहां पर आप लोगों के पास 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो किसी भी मेटल या किसी भी धातु का जो एन फैक्टर होता है वो वही होता है जो उसकी संयोजकता यहां पर आप लोगों के पास होती है। ठीक है सर, आइए अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, जरा समझते हैं। सर अगला पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास एन फैक्टर फॉर आयन, एन फैक्टर ऑफ आयन, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, एन फैक्टर फॉर आयंस, एन फैक्टर फॉर आयंस। एन फैक्टर फॉर आयंस का मतलब होता है किसी भी आवेश पर उपस्थित सॉरी किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश ही उसका एन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो मैं अगर यहां पर लाइन लिखना चाहूं आप लोगों के पास, तो क्या पॉइंट बनेगा बेटा आप लोगों के पास, किसी भी किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश ही किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश ही उसका एन फैक्टर यहां पर आप लोगों के पास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिख लो Na+ आयन का एन फैक्टर, आप बोलोगे भाई एक ही आवेश है, तो एक Mg+2 आयन का एन फैक्टर कितना है बेटा, इस पर आवेश 2 है, तो यहां पर 2।
सर अगला पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास है Al+3 कितना आवेश 3। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आप लोग यहां पर कर सकते हो। उम्मीद करूंगा कि मेरी बातों को आप लोग यहां पर समझ पा रहे होंगे। एक एक पॉइंट एक एक डिटेल से आप लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि बेटा सवालों में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी यहां पर नहीं होगी। कर लो, ठीक है, हो गया यहां तक की बात। हाँ, अब मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाने वाला हूं बेटा एन फैक्टर। कौन सा पॉइंट है? 6 पॉइंट है यहां पर आप लोगों के पास एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। आ जाओ इधर। इसमें फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने लेने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ए पॉइंट। इसमें ही ए पॉइंट मैं आप लोगों के पास यहां पर लेने जा रहा हूं, विषमानुपातन अभिक्रिया या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें ए पॉइंट जो मैं आप लोगों के पास लेने जा रहा हूं वो क्या है? विषमानुपातन अभिक्रिया, विषमानुपातन अभिक्रिया यानी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, आओ जरा। विषमानुपातन यानी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल सा यहां पर आप लोगों के पास एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप एग्जांपल से चीजों को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे बताता चलो वैसे वैसे यहां पर चलते हुए चाहिएगा। सर CuCl आप लोगों के पास कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए Cu प्लस CuCl2 में यहां पर कन्वर्ट हो रहा है। CuCl बेटा आप लोगों के पास यहां पर कन्वर्ट हो रहा है, आप लोगों के पास Cu प्लस CuCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। देखते हुए चलिएगा आप बहुत ध्यान से। सर अगर आप यहां पर बात करेंगे तो Cu पर +1 होगा। सर एकल परमाणविक है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और यहां पर आप लोगों के पास Cu पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्योंकि Cu का ही बेटा यहां पर आप देखिए 0 से +1 में जा रहा है। 0 से सॉरी +1 से 0 में यहां पर आप लोगों के पास जा रहा है। इसका मतलब यहां पर आप लोगों के पास अपचयन हो रहा है। इसका मतलब यहां पर आप लोगों के पास अपचयन हो रहा है। और सर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है +1 से 0 में जाने के लिए? सर मेरे बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यहां पर आप लोगों के पास सर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। और सर जब आप लोगों के पास सर +1 से +2 में जा रहा है, जब आप लोगों के पास +1 से सर +2 में जा रहा है, तब यहां पर क्या हो रहा है जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। आप कहेंगे कि सर यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी इसको मैं बोल देता हूं N1 बोल देता हूं। और +1 से +2 में जाने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसको मैं N2 बोल देता हूं, इसको मैं यहां से क्या बोल देता हूं मेरे बच्चे? N2 बोल देता हूं। और यहां पर जो N फैक्टर आप निकालोगे वो निकलेगा सर N1 गुणा N2 बटा N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, यानी 1 गुणा 1 बटा 1 प्लस 1, यानी 1/2 यहां पर इसका N फैक्टर आ जाएगा। इसका N फैक्टर कितना आएगा मेरे बच्चे? 1/2 आप लोगों के पास यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? यस, ठीक है। एक और एग्जांपल यहां पर देख लो आप, एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप लोगों के पास आता। अच्छा, ये यहां पर हाफ है ना, ये यहां पर Cu+2 के लिए भी आप बोल सकते हो। ये यहां पर Cu+2 का एन फैक्टर भी आप लोगों के पास हो सकता है, इसको भी बोल सकते हो। ठीक है सर, यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जरा देखो एग्जांपल है Cl2 प्लस OH माइनस। ठीक है, Cl2 प्लस OH माइनस, सर ये आप लोगों के पास कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस में यहां पर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, Cl माइनस में। अब मुझे आप बताइए किसका एन फैक्टर है, जरा देख लें दो।
एन फैक्टर, चलो हाँ एन फैक्टर निकालो इसका, हटाओ, विषमीकरण अभिक्रिया है। तो आप क्या बोलोगे सर? सम द्विपरमाणविक अणु यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है, Cl2 क्या है बेटा आप लोगों के पास? सर Cl2 यहां पर सम द्विपरमाणविक अणु है। Cl2 मेरे बच्चे आप लोगों के पास क्या है सर? सम द्विपरमाणविक अणु है। और सर जब सम द्विपरमाणविक अणु है तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सर यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे सर x माइनस 6 बराबर -1, x बराबर आप लोगों के पास +5, यानी यहां पर ये +5 में है, यहां पर ये -1 में है। तो जरा आप देखने की कोशिश कीजिए कि जब 0 से +5 में जा रहा है, 0 से +5 में जा रहा है तो कितने का परिवर्तन आ रहा है जरा देखिए। आप कहेंगे 0 से +5 में जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे बेटा? 5 माइनस 0 मोड में लिखा जाता है हमेशा इसको। और यहां पर कितने क्लोरीन है सर? 2 हैं, गुणा में 2 कर दीजिए तो ये आप लोगों के पास आ जाएगी बेटा N1 की वैल्यू। तो आप यहां पर करेंगे तो ये 10 आ रहा है। N1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। देखो दो क्लोरीन है इसलिए यहां पर 2 लिखा है। अगर यहां अकेला क्लोरीन होता तो मैं कुछ नहीं लिखता। ठीक है सर, आगे की कोशिश कीजिए। सर यहां से अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूं क्या कि सर ये जीरो से जा रहा है बेटा -1 में, 0 से जा रहा है मेरे बच्चे किस में? -1 में। यानी अगर मैं N2 लिखना चाहूं तो बताइए 2 क्लोरीन के लिए है सर, -1 है ना, तो आप ऐसे लिखो इसको 2 गुणा मोड ऑफ -1 - 0। तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? 2 यहां पर हो जाएगा। N2 की वैल्यू 2 आ गई आप लोगों के पास। N1 की वैल्यू आ गई है यहां पर आप लोगों के पास 10 और N2 की वैल्यू आ गई है 2। तो मैं यहां पर निकालूंगा आप लोगों के पास तो Cl2 का N फैक्टर, Cl2 का N फैक्टर कैसे निकालूंगा मैं आप लोगों के पास? सर N1 गुणा N2 डिवाइडेड बाय सर N1 प्लस N2 यहां पर आप लोगों के पास। जिसके लिए पूछा जाए वो संख्या आपको बाहर रख देनी है, जिसके लिए पूछा जाए वही संख्या आप लोगों को मेरे बच्चों बाहर रख देनी है। तो सर यहां पर बताइए सर N1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास? जरा बताइए सर। आप कहेंगे N1 की वैल्यू यहां पर आप लोगों के पास है 10, N2 की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे यहां पर आप लोगों के पास? 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 यहां पर हो जाएगा, यानी 20/12 यहां पर आप कर दीजिए। तो 20/12 करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 आप लोगों के पास हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास यहां पर विषमानुपातन अभिक्रिया यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल मेरे बच्चों यहां पर हो गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, सारे कराऊंगा बेटा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, जरा देखिए कौन सी रिएक्शन है। अरे रट के थोड़ी आया हूं, एग्जाम्पल तो लिख के ही लाऊंगा ना। एक एग्जाम्पल और है आप लोगों के पास, देखिए। ठीक है, बी पॉइंट है आप लोगों के पास यहां पर बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? किस प्रकार आप निकालोगे जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, बहुत बेहतरीन है। एग्जाम्पल से चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। आइए, जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं आप लोगों के पास, देखिए एग्जाम्पल लिया है मैंने 4Zn प्लस, यहां पर है 10HNO3। घबराना नहीं है आपको, ठीक है सर। यहां पर दे रखा है 4Zn, यहां से आप लोगों के पास NO3, यहां से 2, यहां से थ्रू प्लस NH4NO3, NH4NO3 यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3H2, प्लस का 3H2। एक ये लाइन में लिख रहा हूं, देखना। एक और सवाल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें एकदम मजेदार तरीके से। सर यहां पर मैं लिख रहा हूं आप लोगों के पास 2KMNO4, 2KMNO4 प्लस
प्लस 5K2 C2O4 प्लस यहां पर आप लोगों के पास है 16HCl, ठीक है। फिर यहां से आप लोगों के पास है 2MnCl2 प्लस 10CO2 प्लस यहां पर 12KCl। आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। ऐसी शानदार ट्रिक से ऐसे सवाल सॉल्व कराऊंगा कि आप कहोगे कि हाँ सर, ये ट्रिक तो हम लोगों ने आज से पहले पढ़ी ही नहीं थी। ऐसी शानदार ट्रिक आप लोगों को लिखवाऊंगा। देख जरा, पहले मुझे एक बात बता, क्या इस रिएक्शन में आप रस समीकरण मितीय गुणांक को पहचान पा रहे हो क्या? जरा बताओ, क्या आप इस समीकरण में रस समीकरण मितीय गुणांक को पहचान पा रहे हो? आपने कहा जिंक के आगे 4 लिखा हुआ है सर, यहां पर आप लोगों के पास 10 लिखा हुआ है सर, यहां पर इसके आगे 4 लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानो, इसके आगे 3 लिखा हुआ है। एक बहुत शानदार ट्रिक, जैसे जैसे बताता चलूं वैसे वैसे। सर यहां पर आप लोगों के पास जो रस समीकरण मितीय गुणांक यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है वो कैसे है? सर इसके आगे 2 लिखा हुआ है सर, इसके आगे 5 लिखा हुआ है सर, इसके आगे 16 लिखा हुआ है सर, इसके आगे 2 लिखा हुआ है सर, इसके आगे 10 लिखा हुआ है, इसके आगे 12 लिखा हुआ है। एक बहुत ही शानदार ट्रिक आप लोगों का इंतजार कर रही है, ठीक। अब देखने की कोशिश करो, जरा एक चीज देखो, यहां से मैं आप लोगों से यहां पर बोल रहा हूं भैया जिंक के बारे में देख लो, बस किसी भी एक के बारे में देख लो, सबका आंसर आ जाएगा। यहां पर कंसेप्ट जो चलता है ना वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब चले गए, यानी जितने इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग बराबर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इस सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ये आप लोगों के पास एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा कंसेप्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रिलीज। आपको तो इसके भी चक्कर में भी मत फंसो, मैं सीधी ट्रिक बता रहा हूं। आप तो इसके चक्कर में भी मत पड़ो, मैं सीधी यहां पर ट्रिक बता रहा हूं। क्या पॉइंट आप लोगों के पास रहेगा, क्या नहीं रहेगा, जरा देखने की कोशिश करो। बहुत सिंपल सी, जिंक यहां पर एकल परमाणु के रूप में है, अर्थात जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। भाई जिंक यहां पर एकल परमाणु है अर्थात जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सर यहां पर ये किस में टूट रहा होगा? सर यहां पर ये Zn+2 के रूप में ही तो होगा। भाई जिंक नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट कैसे टूट रहा होगा आप लोगों का? आप कहोगे सर यहां पर Zn+2 प्लस का 2NO3-1 ऐसे ही तो टूट रहा होगा। Zn+2 प्लस का 2NO3- इसी में ही टूट रहा होगा, बोलो यस। तो अल्टीमेटली अगर मैं आप लोग से कहना चाहूं कि यहां पर जो जिंक है वो आप लोगों के पास +2 में है, वो आप लोगों के पास +2 में है, बताओ यस। यानी मेरे बच्चे 0 से +2 में जा रहा है, 0 से +2 में यहां पर आप लोगों के पास जा रहा है, 0 से +2 में यहां पर आप लोगों के पास जा रहा है। तो आप क्या कहोगे, एन फैक्टर कितना आ रहा है दोस्त? एन फैक्टर कितना आ रहा है? आप कहोगे 4 जिंक के अणु हैं, 4 जिंक के अणु हैं। और कहां से कहां तक जा रहा है? सर 0 से 2 में जा रहा है, परिवर्तन कितने का आ रहा है? 0 से 2 में जा रहा है, परिवर्तन कितने का आ रहा है? आप ऐसे लिख दो, मोड ऑफ 2 माइनस मोड ऑफ 0। तो यहां पर ये कितने का आ गया? 4 गुणा 2 बराबर 8 आ जाएगा, 4 गुणा 2 बराबर 8 आप लोगों के पास आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, एकदम सीधा सट्ट रूप में आप लोगों के पास आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, एकदम सीधा सट्ट रूप में आप लोगों के पास आंसर आएगा। कैसे, जरा देख ले। कुछ नहीं करना है, ट्रिक सुन ले। अब एन फैक्टर निकाल लिया ना हम लोगों ने,
एन फैक्टर निकाल लिया, खत्म कर। जो भी आप लोगों का एन फैक्टर आया है डिवाइडेड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक, सबके एन फैक्टर निकल जाएंगे। जो भी एक बार निकाल लिया है ना, जिंक का निकाल लिया है, अब डिवाइडेड बाय सबके रस समीकरण मितीय गुणांक कर दे, सबके एन फैक्टर आ जाएंगे। तो यहां पर एन फैक्टर 8 बटे रस समीकरण मितीय गुणांक 4, ये जिंक का एन फैक्टर आ गया। सर इसका एन फैक्टर बताओ, इसका एन फैक्टर सर 8 इसका बटे में 10 इसका, खत्म। सर इसका एन फैक्टर बता दो यहां पर, सर 8/4 यहां पर आप लोगों के पास, खत्म। सर इसका एन फैक्टर बता दो, सर 8/1। सर यहां पर इसका एन फैक्टर बता दे भाई, यहां पर बट गया 8/3, ये ले, खत्म। सबके एन फैक्टर, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर त्यागे गए डिवाइडेड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक कर दे, आंसर आ जाएगा तेरे पास, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है? टाइम लगेगा बेटा, क्वालिटी की चीज है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सर यहां पर देखने की कोशिश कर जरा, सर KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, कितने का चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय रस समीकरण मितीय गुणांक कर देंगे, सबका एन फैक्टर यहां से निकल जाएगा, सबका एन फैक्टर यहां से निकल जाएगा। आइए, सही। तो सर यहां पर +1 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0। सर यहां से x बराबर आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा +7 आ जाएगा। सर यहां पर चेक कर लेते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर बेटा +2 आप लोगों के पास आ जाएगा। यानी +7 से +2 का परिवर्तन आ रहा है मेरे बच्चे 1 mn के लिए, 1 mn के लिए मेरे प्यारे बच्चे +7 से +2 का परिवर्तन आप लोगों के पास आ रहा है। किससे का आ रहा है? आप कहेंगे कि सर +7 से सर +2 का परिवर्तन यहां पर आ रहा है, यानी सर कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर त्यागे जा रहे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर सर त्यागे जा रहे होंगे आप लोगों के पास? आप कहोगे सर 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण किए जा रहे हैं, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण किए जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 2 गुणा 5 यानी यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन। अबे 2 है ना, यहां पर पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो डाउट में लिख देंगे, मासूम बच्चे हैं बड़े। सर मोड ऑफ यहां पर करो 7 माइनस मोड ऑफ 2, ठीक है, 7 में से 2 का परिवर्तन आ रहा है ना, तो आप करोगे 2 गुणा 5 यानी 10 इलेक्ट्रॉन का यहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बस अब रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग दे दो, सबके एन फैक्टर निकल जाएंगे। यानी KMnO4 का एन फैक्टर कितना आएगा बेटा 10/2। यहां पर K2C2O4 का एन फैक्टर कितना आएगा माई बाप, K2C2O4 का एन फैक्टर कितना आएगा सर, K2C2O4 का एन फैक्टर आप लोगों के पास आएगा बेटा 10/5, यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। सर यहां से HCl का एन फैक्टर कितना आएगा, सर आप कुछ नहीं करना है सर 10 डिवाइडेड बाय 16 कर दो। सर यहां से MnCl2 का एन फैक्टर कितना आएगा मेरे बच्चे, यहां से आप कर देंगे आप लोगों के पास कितना 10/2 कर देंगे, यहां से एन फैक्टर आप लोगों के पास आ जाएगा 10/2। सर यहां से जो एन फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 12/2, 12/2। ये लो, तगड़ी चीज, तगड़ी चीज। 12/2 नहीं, गलती कर दी, 10/12। जल्दबाजी में यही होता है, जल्दबाजी में यही होता है। ये लो भाई, ये आप लोगों के पास हो गया एन फैक्टर की गणना करना। सर एक और पॉइंट यहां पर अब आप लोग बता दीजिए, उसके बाद आप टाइट्रेशन वाला, एन फैक्टर का एकदम मामला क्रिस्टल क्लियर हो गया, आप कोई टेंशन नहीं है। अब एकदम हड़का देंगे सारे सवाल, अब एकदम सारे सवाल हड़का देंगे। अब टाइट्रेशन वाला सवाल यहां पर आप लोगों को आना चाहिए। सी पॉइंट, सी पॉइंट आक्सी कारक के रूप में, सी पॉइंट और देख लो, आक्सी कारक का एन फैक्टर, आक्सी कारक का एन फैक्टर, ये और पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को, उलाला उलाला वाला आनंद आ जाएगा, उलाला उलाला वाला आनंद आ जाएगा। नहीं ये टेबल अभी नहीं है काम की, आ जाओ इधर, एकदम उलाला उलाला वाला आनंद दे देंगे आपको। देखो इधर,
आंशिक कारक के रूप में आप लोगों के पास एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर, यहां पर आराम से आप लोगों के पास यहां पर पॉइंट है। सबसे पहले मैं लेना चाहता हूं बेटा आप लोगों के पास KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट यहां पर आप लोगों के पास होगा। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट ये आप लोगों के पास एक ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है मेरे बच्चे? ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या यहां पर आप लोगों के पास होगा। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या आप लोगों के पास होगा सीन। तो सीन बड़ा ही सिंपल सा है सर, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 माइनस, सर यहां पर आप लोगों के पास Mn+2 में परिवर्तित हो जाता है। MnO4 माइनस आप लोगों के पास Mn+2 में आप लोगों के पास यहां पर परिवर्तित हो जाता है। और ये क्या है? प्रबल अम्लीय माध्यम में, प्रबल अम्लीय माध्यम में, प्रबल अम्लीय माध्यम में आप लोगों के पास ये होता है मेरे बच्चों। तो अगर आप बात करें यहां पर कि एन फैक्टर कितना आएगा, तो आप लोग यहां पर बोलेंगे कि सर यहां पर ये +7 में है, सर +7 से +2 में जा रहा है। तो यहां पर सर +7 से +2 में जा रहा है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण किए जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण किए जा रहे हैं। तो कभी भी अगर KMnO4 अम्लीय माध्यम में आप लोगों के पास दे दिया जाए, कभी भी अगर अम्लीय माध्यम में KMnO4 दे दिया जाए, तो उसका एन फैक्टर हमेशा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 5 होता है। हमेशा एन फैक्टर कितना रहेगा सर? 5 रहेगा। सर दूसरा पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास में लेना चाहता हूं, मान लीजिए KMnO4, मैंने इसको यहां पर K को हटा दिया, इसलिए मैंने MnO4 माइनस लिखा है। सर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिख रहा हूं दुर्बल क्षारीय माध्यम, दुर्बल क्षारीय लिख रहा हूं, या फिर मैं आप लोगों को उदासीन माध्यम दे रहा हूं, दुर्बल क्षारीय या फिर उदासीन माध्यम में आप लोगों को दे रहा हूं। और जैसे ही दुर्बल क्षारीय या उदासीन माध्यम दूंगा, तो ये आप लोगों के पास किस में परिवर्तित हो जाएगा सर? MnO2 में परिवर्तित यहां पर हो जाएगा। किस में परिवर्तित होगा बेटा? MnO2 में आप लोगों के पास यहां पर परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर बात करें, अगर आप यहां पर बात करें तो क्या हिसाब किताब रहेगा आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों के पास रहेगी सर +7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों के पास +7 रहेगी। सर यहां पर ये आप लोगों के पास +4 में परिवर्तित हो रहा है, +7 से किस में जा रहा है बेटा? +4 में जा रहा है। इसका मतलब सर हिसाब किताब बिल्कुल ही सिंपल है कि सर इसने 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण कर लिए हैं। इसने यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं सर? 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण कर लिए हैं, यानी इसका एन फैक्टर यहां पर आप लोगों के पास 3 रहेगा। एन फैक्टर यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा मेरे दोस्त? 3 यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। सर इसके अलावा अगला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करना चाहूं आप लोगों के पास, तो क्या हो सकता है यहां पर, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सर MnO4 माइनस यहां पर आप लोगों के पास है, सर ये आप लोगों के पास यहां पर कन्वर्ट हो रहा है MnO4 -1 में, MnO4 -1 सॉरी, ठीक है, MnO2 हो गया MnO2 माइनस, MnO2 -2 में, MnO2 -2 में परिवर्तित आप लोगों को पास हो रहा है। सर यहां पर इसका एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, इसको जरा यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्या रहेगा। ठीक है, जरा देखने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा आप लोगों के पास यहां पर आ जाए, 1 मिनट रुको, गड़बड़ होगी थोड़ी सी। +6 है, ठीक है, +6, देखो तो सही लिखा है क्या? MnO4 -2, x-8 -2 +6, ठीक है, MnO4 -2। सर अब ये है आप लोगों के पास, सर ये किस में आप लोगों को पास देखने को मिल रहा है, जरा देखने की कोशिश कीजिए।
भाई अगर मैं यहां पर आप लोगों को पास ले लूं भाई, ये ले रहा हूं प्रबल क्षारीय माध्यम, ये आप लोगों को पास ले लिया मैंने प्रबल क्षारीय माध्यम, प्रबल क्षारीय माध्यम आप लोगों को पास ले लिया है। तो सर प्रबल क्षारीय माध्यम में आप लोगों को पास क्या लोचा होगा क्या नहीं होगा जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर आप लोगों को पास ये किस में आ रहा है दोस्त, +7 में आ रहा है। प्रबल क्षारीय माध्यम में किस में आ रहा है बेटा आप लोगों को पास, +7 में आ रहा है। सर +7 से किस में बदल रहा है, सर +6 में जा रहा है। इसका मतलब सर +7 से +6 में जा रहा है, इसका मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा दोस्त, 1 होगा। एन फैक्टर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 यहां पर हो जाएगा। तो जितनी आप लोगों के लिए आवश्यकता थी उससे ज्यादा हम लोगों ने यहां पर एन फैक्टर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब सर बात करते हैं हम टाइट्रेशन की। अब सर हम लोग यहां पर बात किसकी करते हैं मेरे दोस्त, टाइट्रेशन की बात यहां पर करते हैं। तो पॉइंट यहां पर क्या है जरा देखने की कोशिश करो। टाइट्रेशन, अनुमापन, टाइट्रेशन यानी अनुमापन यहां पर आप लोगों के पास है। ठीक है, टाइट्रेशन यानी अनुमापन। अब क्या होता है आप लोगों के पास क्या नहीं होता है जरा देखने की कोशिश करो। टाइट्रेशन यानी अनुमापन, ठीक है। सर एक बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को यहां पर समझा देता हूं, जरा देखने की कोशिश करो, बहुत सिंपल तरीके से। ऐसा कुछ आप लोगों के पास यहां पर एक ब्यूरेट होती है, ठीक है। सर इस ब्यूरेट को यहां पर एक स्टैंड से लगा दिया जाता है, इस ब्यूरेट को यहां पर एक स्टैंड से लगा दिया जाता है, याद है आप लोगों को, ये एक स्टैंड है। सर यहां पर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, सर यहां पर एक कंटेनर या एक बीकर आप लोगों के पास होता है, यहां पर एक बीकर आप लोगों के पास होता है। और इस बीकर के अंदर क्या करना होता है मेरे बच्चों, सर इस बीकर के अंदर हमारे पास कोई भी जिसका भी हमें अनुमापन करना होता है वो यहां पर आप लोगों के पास ले लिया जाता है ना। कोई भी यौगिक यहां पर आप लोग डाल दो जिसका अनुमापन करना है, कंपाउंड या यौगिक जिसका अनुमापन करना होता है, अनुमापन करना होता है, उसको यहां पर डाल दो आप, है ना। जो भी यौगिक आप लोगों का अनुमापन करना है उसको यहां पर डाल दो। सर इसके अंदर और क्या चीज आप ऐड करते हो, सर इसके अंदर सूचक, सूचक यानी इंडिकेटर, सूचक यानी इंडिकेटर आप यहां पर ऐड करते हो। और सर यहां से टिप टिप करके पानी बरसा रहे हो, अब टिप टिप करके पानी नहीं बरसा रहे हैं, जो भी यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है, मान लीजिए यहां पर आप लोगों के पास जो भी हो, KMnO4 ले सकते हो आप K2Cr2O7 ले सकते हो, आप I2 ले सकते हो, आप I- ले सकते हो। तो ये सारे के सारे यहां पर क्या कहलाते हैं आप लोगों के पास, टाइट्रेशन करने में काम में आने वाले उपयोगी साधन है, ठीक है। तो टाइट्रेशन के द्वारा यहां पर अम्ल क्षार की क्वालिटी या अम्ल क्षार का मापन यहां पर किया जाता है, ठीक है। यहां पर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अनुमापन का मतलब आप क्या कर सकते हो, अनुमापन के द्वारा, अनुमापन के द्वारा
आप लोग यौगिकों के सांद्रता ग्राम तुल्यांक आदि की गणना कर सकते हैं। आदि की गणना कर सकते हैं। आदि की गणना कर सकते हैं। अब भाई आप लोगों के पास जो अनुमापन होता है ये कितने प्रकार का होता है, टाइट्रेशन कितने प्रकार की होती है, एक चीज ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल से आप लोगों को यहां पर करने की जरूरत नहीं क्योंकि जेई का है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। तो अगर मैं यहां से बात करूं आप लोगों से, ध्यान से देखते हुए चलो। ये तो भाई जो अनुमापन आप लोगों के पास होता है यानी जो टाइट्रेशन होता है, अनुमापन यानी जो टाइट्रेशन आप लोगों के पास होता है ये कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर अनुमापन यहां पर आप लोगों के पास बहुत सारे प्रकार का होता है। एक होता है बेटा आप लोगों के पास रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो। एक आप लोगों के पास होता है बेटा एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, एक होता है आप लोगों के पास रेडॉक्स टाइट्रेशन, एक होता है आप लोगों के पास एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, एक होता है बेटा आप लोगों के पास यहां पर ध्यान से देखना बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन। और एक यहां पर आप लोगों के पास हो सकता है डबल टाइट्रेशन। एक यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, डबल टाइट्रेशन आप लोगों के पास है, डबल टाइट्रेशन, रेडॉक्स, एसिड बेस, बेक एंड डबल टाइट्रेशन। ठीक है सर, यहां पर ये जो आप लोगों के पास है ना, ये दोनों के दोनों पॉइंट ये आप लोगों के पास जेई के हैं। वैसे पढ़ाने को तो मैं पढ़ा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात। ये दोनों चीजें बेटा आप लोगों के पास जेई में, वैसे तो नीट में एक भी चीज नहीं है, लेकिन हम नीट में ये वाली चीजें आप लोगों को पढ़ा देंगे ताकि आप लोग, नीट में वैसे तो कुछ भी नहीं है, इनमें चारों में से कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को इसका हिंट यहां पर दे दूंगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन का और यहां पर एसिड बेस टाइट्रेशन का हिंट मैं आप लोगों को यहां पर दे दूंगा। और सर इसका की कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। इनके सवालों को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों के पास क्या है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों के पास यहां पर दे दिया, बहुत सिंपल सा, मान लीजिए एक यौगिक ए है, यौगिक ए प्लस यौगिक बी यहां पर आप लोगों के पास है, और ये मिलकर यहां पर क्या दे रहे हैं हम लोगों को, सर यौगिक सी दे रहे हैं, यौगिक सी दे रहे हैं, इनके मध्य टाइट्रेशन हो रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे जरा आप देखने की कोशिश करो। याद है मैंने आप लोगों को मोल कंसेप्ट में एक फॉर्मूला बताया था, क्या, इक्विवेलेंट कर दो या ग्राम इक्विवेलेंट कर दो। तो यहां पर हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। इस तरीके से आप बेटा यहां पर कर दो, आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल इतना ही करूंगा आज, या चलो एक मिनट, फिलहाल इतना ही करेंगे, सवाल आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवाते हैं। ठीक है, इतना ही करते हैं, सवाल आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में यहां पर करवाते हैं। ठीक है, चलो।